भारती। सखी सहेली। सभी सुनने वाली सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का नमस्कार, और संगीता जी आपको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो स्वागत है सखी सहेली के मंच पर आपका और सभी का। जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है, और आपको भी हमारा नमस्कार, और सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को बहुत बहुत नमस्कार। और आज तो विशेष दिन है जी, तो पहले बधाई दे देते हैं सबको। छठ पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयाँ। सबके घर में खूब खुशियाँ आए, छठ मैया सबको आशीर्वाद दें। हाँ, देखिए छठ पूजा का तो त्यौहार ही एक ऐसा त्यौहार है, और इसके अलावा हम बात करेंगे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की, साइबर बुलिंग और स्कूल में हिंसा और बदमाशी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है। बिल्कुल, और पर्यटन में सबको ले चलेंगे, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन ले चलेंगे। और वो दिन याद करो में बात करेंगे कि जब गाड़ी छूट गई, किसी भी वजह से आपकी गाड़ी छूट गई हो, या आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप अपनी यादों को हमसे साझा कीजिएगा। तो हम बस अपनी सखी सहेली के प्रोग्राम में आपकी यादों को आप तक पहुंचाएंगे, है ना? हाँ, और याद आने लगा होगा अब तो कि किस तरह से छूटी। बिल्कुल याद आने लगता है। और देखिए कि छठ पूजा की बात है तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि छठ पूजा जो उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य में मनाया जाता है, हमारे यहाँ मनाया जाता हो तो ऐसा कम सुना है, लेकिन परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हुए हम हर रोज़ सवेरे नहा धोकर उगते सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देते हैं। ऐसी बात लिखी इन्होंने। और संगीता जी और छठ पूजा पर लिखते हैं कि छठ पूजा ये भगवान भास्कर की पूजा है, जिसे महिलाओं द्वारा अपने सौभाग्य, परिवार और समाज के सुख समृद्धि की कामना हेतु ही इस कार्तिक मास की छठी को ये किया जाता है। इसमें डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अदर्थ नदी या नदी तालाब के तटों पर जल में खड़े होकर भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। किंतु कोरोना काल के पश्चात बहुतेरे अब इस आयोजन को घर की छतों पर टब में ही संपन्न कर लिया करते हैं। तो सुविधा के अनुसार सब लोग अपना कर लेते हैं कि भाई सुरक्षा भी ध्यान रखनी है कि कोई महामारी ना लगे। तो सभी लोग लेकिन इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। बहुत ही सुंदर आयोजन होता है, देखकर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और इसका जो आयोजन होता है ना मंजरी, वो बड़ा ख़ास होता है कि देखिए ठीक है, दीपावली में तो साफ़ सफाई होती ही है, लेकिन छठ की जहाँ तक बात है तो देखा जाता है कि कई जगह पर जहाँ मिट्टी के घर होते हैं ना, वहाँ दीवारों को पूरा मिट्टी से या गोबर से अच्छी तरह से लीप दिया जाता है। और जहाँ ऐसे घर हैं उन्हें ऊपर तक ऐसा देखा गया है कि पानी से या तो धो कर साफ़ किया जाता है, या फिर उसमें नई पेंटिंग की जाती है। और जो इसका जो प्रसाद बनता है ना, वो बड़ा ख़ास होता है। उसमें होता यह है कि जो आमतौर पर हम लोग गैस के चूल्हे पर प्रसाद वगैरह बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो लकड़ी होती है या मिट्टी का चूल्हा होता है, उसी पर ये ख़ास तरह से प्रसाद बनाया जाता है। और ये पर्व जो है वो अपने आप में इसलिए भी बड़ा ख़ास है कि जो तालाब होते हैं या जो पानी होता है, नदी होती है, उस किनारे होता है जहाँ छठी मैया बनाई जाती हैं, यानी उषा और प्रत्युषा की जो पूजा होती तो बनाई जाती हैं। और उसमें ये होता है कि ईंटों को पहले नीचे रखा जाता है, और फिर यानी कि एक ट्रायंगल शेप में बनाया जाता है, त्रिकोण टाइप का। तो नीचे ईंटें होते हैं, समझिए 6 ईंटें हैं, तो उसके ऊपर फिर और उससे कम होंगी, फिर उससे कम होंगी, तो इस तरह से एक लेयर में उसको बनाया जाता है, जैसे सीढ़ी नुमा सा। तब उस की पूजा होती है, और सब प्रसाद वगैरह जो सूप में होते हैं, खासकर सूप और डाला, जिसे बिहार में हम डाला कहते हैं, सूप और डाला, इसका बड़ा महत्व होता है। और कुछ एक ऐसे प्रसाद भी इसमें होते हैं, जैसे गन्ना है, चकोतरा है, जो हम लोग बहुत शकरकंदी भी होती है ना। हाँ, शकरकंदी भी होती है। और एक जो नारियल होता है जो सूखा सा होता है, हाँ, उसका वो भी चढ़ाया जाता है। और जो एक सिंदूर लगाने की जो एक परंपरा है, वो बड़ी वो बड़ी खास है कि बिल्कुल नाक से लेके मांग तक जाता है। देखने में इतनी सुंदर लगती है जब वो सिंदूर लगा लेती है महिलाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहनें बहुत सुंदर लगती है। और ये खास तरह से बहुत सुख समृद्धि वाला त्यौहार है कि महिलाएं अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, सबके लिए बहुत श्रद्धा से व्रत करती हैं। और बड़ा कठिन व्रत भी है ये। और बहुत सारी सब्जियां भी, घरों में पकवान भी बनाए जाते हैं। बड़ी शुद्धता से होता है काम। और गेहूं को पहले से छत पे धो के सुखाया जाता है, बाकायदा उसकी मतलब रक्षा की जाती, कोई चिड़िया आके ना चुगले, जूठा ना कर दे। तो बहुत सारी अपनी विधियां हैं जिस तरह से वो लोग इस पर्व को मनाते हैं। और हमारे संदेश में भी लिखते हैं कि
कदुआ भात से होती पूजा की शुरुआत और खरना के दिन खाते हैं खीर में गुड़ और भात। सांझ का अर्घ्य करता है जीवन में शुभ शुरुआत। सुबह के अर्घ के साथ पूरी होती है हर मुराद और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं लिखते हैं। और जहाँ आपने सब्जी की बात करी तो मुझे ध्यान आता है कि छठ पूजा में मूली भी चढ़ाई जाती है और जो प्रसाद होता है, जो खरना होता है, जो कल हुआ, यानी कि आज तो छठ का पहला अर्घ है शाम को जो है, तो खरना में खासकर जो व्रत होता है, व्रत करने के बाद में फिर वो खीर का प्रसाद ही बनता है। और इस व्रत की एक और खासियत है मंजरी, वो ये है कि इस व्रत को न सिर्फ महिलाएं करती हैं बल्कि पुरुष भी उतनी ही श्रद्धा भाव से करते हैं। तो किसी और बच्चे भी देखिए ना, कितनी घर की जो कन्याएं होती हैं, बच्चे होते हैं, सब इसमें बहुत एंजॉय करते हैं। नए नए कपड़े पहनकर खूब खुशी के साथ उठ जाएंगे, सुबह नहाएंगे। तो ये जो माहौल होता है एक पर्व का, घर में उत्साह और पूरे परिवार के बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो रौनक लग जाती है जिसे कहते हैं। और बड़ा अलग अलग सा प्रसाद बनता है। इसका जो ठेकुआ होता है वो तो बस पूछे मत, बड़ा ही खास होता है। बिल्कुल। और बड़े मतलब छठ मैया के गीत भी कितने सुंदर सुंदर होते हैं, सब गाती हैं महिलाएं और पूजा करने जाती हैं। और हाथों में मेहंदी लगी होती, पैरों में महावर होता है और बहुत सुंदर वस्त्रों के साथ सजी होती। तो सब कुछ देखकर बड़ा अच्छा लगता है। छठी मैया के इस पर्व के लिए देखिए बहुत सारे जो हमारे पास संदेश आए हैं कि एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फल फूल प्रसाद से भरी पूजा की थाली, उगते सूर्य की लाली, छठी मैया की कृपा से आपके जीवन में आए खुशहाली। तो इस तरह की पैरोडी भी उन्होंने बनाई है। और छठी मैया के बरतिया बड़ा पावन बा, यानी कि जो इसमें जो एक लहर सी उठती है और लोग जाते हैं, यानी कि मैंने जैसे बताया ना कि तालाब और नदी की तरफ लोग बारात की तरह लगता है एकदम। जी, तो उन्होंने उस तरह से लिखा है कि छठी माई के बरतिया बड़ा पावन बा, भक्तन के दिल में बसे इनकार सावन बा, सूरज देव के अर्घ के लीला निराला, हर घर में छठी मैया के उजाला, छठ पूजा की बधाई। तो कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है जी। और श्रोता लिखते हैं, जो है जगत का पालनहार, 7 गुणों की है जिनकी सवारी, न कभी रुके न कभी देर करे, ऐसे हैं हमारे सूर्य देव, आओ मिलकर करें इस छठ की पर उनकी पूजा, छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी तरफ से भी, हम सभी की तरफ से भी, विविध भारती परिवार की तरफ से बहुत सारी छठ की शुभकामनाएं। और एक और संदेश है कि चढ़ते सूरज से जुड़ी संभावना पर मुग्ध रहने वाली इस दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां ढल रहे सूर्य को भी पूरी कृतज्ञता के साथ अपनी श्रद्धा निवेदित करने की परंपरा है। प्रकृति को समर्पित 4 दिवसीय महापर्व छठ के दौरान आज सूर्य की सांध्य आराधना का दिवस है। आज शाम जल में खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य से मंगल कामना की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी व्रतियों का सौभाग्य अचल रहे, अनुष्ठान का अभीष्ट सभी इष्ट मित्रों तक अवश्य पहुँचे तथा समस्त सदीक्षाएं पूर्ण हों, ऐसा जय हो छठी मैया, ऐसा करके हमारे एक श्रोता हैं उन्होंने भेजा है। और अगले संदेश में लिखते हैं हमारे श्रोता है कि बिहार और मेरे राज्य झारखंड छठ महापर्व बड़े आस्था से मनाया जाता है। ये पर्व मुख्यतः 4 दिन का होता है। आज पर्व के तीसरे यानी तीसरा दिन है, जिसमें आज शाम डूबते हुए सूरज को जल चढ़ाया जाएगा। ये पर्व बहुत ही आस्था का होता है। कहा जाता है कि इस पर अब इस पर्व को जो भी सच्चे आस्था से करेगा उसकी शादी, मनोकामनाएं मतलब सारी होगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी। और ठेकुआ का प्रसाद खाने का इंतज़ार भी इस पर्व के बाद सबको बहुत रहता है। वाकई हमको भी रहता है कि कोई हमको ठेकुआ खिला दे, इतना प्यारा स्वादिष्ट होता है वो। और बहुत सारे संदेश सबने भेजे हैं। एक संदेश ले लेते हैं संगीता जी, उसके बाद फिर गाना सुनेंगे। एक लिखती हमारी सखी की छोटी बहन छठ व्रत कर रही है, प्रसाद ठेकुआ बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। क्या बात है, प्रोग्राम सुन रही हैं पर कमेंट नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, आपका अच्छा लगा, आपने थोड़ा सा ही लिखा लेकिन अच्छा लिखा, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपके घर में सभी को बधाई दीजिए। तो संगीता जी, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर। सितंबर 2014 को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। तब से 7 नवंबर को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय कैंसर दिवस के दिन लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं। इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का जन्मदिन भी होता है। मैडम क्यूरी ने कैंसर से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कैंसर को गंभीर बीमारी की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सही समय पर अगर इसका पता चल जाए तो रोगी का इलाज हो सकता है और वो अपनी उम्र अच्छे से बिता सकते हैं।
बिल्कुल, बीमारी कोई भी हो संगीता जी, परिवार के लोगों का सहयोग बहुत मायने रखता है कि वे रोगी का हौसला बढ़ाएं, मनोबल ना गिरने दें, उनकी देखभाल करें और उन्हें ये एहसास ना दिलाएं कि वो बहुत बीमार हैं। इसे सहजता से लें और डॉक्टर के बताए तरीकों से ही उन्हें दवा और खान पान की उनकी व्यवस्था करें, देखभाल करें, मतलब उनके साथ अपनत्व रखें, उनका ख्याल रखें और मनोबल इस तरह से बढ़ाएं कि भाई कुछ तुम ठीक हो जाओगे, घबराओ मत, टेंशन मत लो, इलाज बराबर हो रहा है। तो इस तरह से थोड़ी सी उनके अंदर हिम्मत आती है, क्योंकि वो तो पहले से ही थोड़ा बिल्कुल परेशान हो जाते हैं ऐसी बीमारी का नाम सुन करके। हाँ, जी, तो स्वस्थ माहौल रखें और जिससे रोगी के अंदर उत्साह बना रहे, सोच सकें कि वो ठीक हो रहे हैं। कैंसर होने के कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं, लगातार खांसी का आना, लार में रक्त आना, पेशाब के तरीके में बदलाव, फिर जो धब्बे शरीर में पड़ते हैं वो, और कुछ एक त्वचा में भी बदलाव होते हैं, तिल जैसा कुछ बदलाव होता है, और दर्द या थकान का होना, ये तो बहुत आम बात है, और कुछ भी शरीर में अच्छा न लगे। तो इस तरह की अगर कोई दिक्कत लगती है तो चिकित्सक के पास तुरंत जाएं और फिर इसकी जांच करवाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो परेशानियां हमें होती हैं हम उन पर ध्यान नहीं देते। हाँ, उसको हल्का समझ रहे हैं कि नहीं, अरे खांसी आ रही है, ऐसे आ रही है, बदन दर्द हो रहा है, ऐसे हो रहा है, धब्बे पता नहीं क्यों आ गए, तो इसको हम लोग टालते रहते, लेकिन टालना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ज़रा सा भी कुछ लगे आप दिखाइए और अपनी आदतों में खासकर बदलाव रखना चाहिए और मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, जो कहा जाता है कि सब खाने से चीज़ें हो जाती हैं। और साथ में आप अपनी एक स्वादिष्ट और क्या है पौष्टिक खाना जिसे कहते हैं हेल्दी डाइट, वो ले, जिसमें हरी सब्जियां, सूप है, जूस है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल करें और साथ में आपको व्यायाम करें, योग करें, सुबह टहलें और अपनी जो जीवन शैली है बिल्कुल अनुशासित रखें, समय पर ही सारे कार्य करें, तो आप एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं। इस तरह से अपना ध्यान रख सकते हैं। और देखिए हमारे संदेश में भी और एक बात और भी है कि जैसे मन में एक धारणा बैठ जाती है कि नहीं ये बीमारी नहीं ठीक होगी। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे हमने अभी देखे अपने सामने, हमने घर में ही परिवार में भी देखे कि उनको हुआ ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने ऑपरेशन कराया बाकायदा और वो अच्छी स्वस्थ उसमें ज़िंदगी जी रही है, बच्चों की शादी भी करी उन्होंने, आज वो स्वस्थ है, कोई उन्हें दिक्कत नहीं, बस अपना दिखाती हैं, समय पर दिखाती हैं, दवाएं खाती हैं, अच्छा खाना खाती हैं, नियम से हैं, तो अभी तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया चल रही है। तो ऐसा नहीं है, कोई बीमारी ऐसे नहीं कि आपको परेशानी करेगी, आप खुद सतर्क हो जाइए, समय पे दिखाइए, समय पे इलाज कीजिए और एक मनोबल की तो बात मनोबल बढ़ाना है, मनोबल आपका गिरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। और आसपास आपको जब भी ऐसे कोई पेशेंट दिखते हैं तो आप उनके लिए आगे से आगे मदद करने की भी कोशिश कीजिए कि उनको अच्छे उपचार की जगह बता सकते हैं। तो संगीता जी, हम लोग अगले विषय के तरफ बढ़ते हैं। साइबर बुलिंग और स्कूल में हिंसा और बदमाशी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज। और क्या होता है, जब बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं ना, तो वहाँ के बच्चे साथ के क्लास में जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को बेवजह परेशान करने लग जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मारने लग जाते हैं और उनको नुकसान पहुँचाने लग जाते हैं। समय बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। बिल्कुल बढ़ता है, लेकिन हम बात कर रहे थे ना कि बहुत सारे बच्चों के ऐसे स्कूल में नए जब बच्चे जाते हैं तो और बच्चे जो होते हैं सीनियर होते, बड़े होते हैं, तो उनको परेशान करने लग जाते हैं और मजाक करते हैं, चिढ़ाते भी बहुत हैं। और यही आदतें जो होती ना संगीता जी, कभी कभी क्या होती कि बड़ी गंभीर रूप से हावी हो जाती बच्चों पर। और जो बच्चे दबंग तरीके के होते हैं ना, वो अन्य जो बच्चे शांत होते हैं, शांत मन के होते हैं, उनको वो तंग करते हैं और बेचारे जो सीधे शांत बच्चे होते हैं वो अपना बचाव भी नहीं कर पाते हैं, जवाब भी नहीं दे पाते, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि कैसे हम रिएक्ट करें। तो इस तरह की इसे जब बुलिंग की आदत बच्चे स्कूल जाने के कारण उनको झेलना पड़ता है, तो बच्चे जो होते हैं वो सहम जाते हैं, जब अगले दिन उनको स्कूल में जाने का मन ही नहीं करता है, उनकी इच्छा ही नहीं होती है। तो फिर तरह तरह के बहाने बनाते हैं कि भाई स्कूल नहीं जाना है, तो कभी कभी तो डर के कारण झूठ बोलने लगते हैं, कभी कुछ ऐसा कि पेट में दर्द हो रहा है, तो इसे स्कूल बुलिंग भी कहा जाता है। ऐसे में जो पेरेंट हैं उनको बच्चे के मन की बात देखिए जाननी बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा अपनी बात करेगा तो आप स्कूल में इस व्यवहार की शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो चेंजेस होते हैं ना, ये जो बदलाव होता है वो यकायक ही होता है जी। और कई बार वहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं उनका भी कुछ व्यवहार अच्छा नहीं होता बच्चों के प्रति, तो बच्चे उससे भी सहम जाते हैं, डर जाते हैं, अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। तो आप अपने बच्चों को समझा कर रखें कि कोई भी अगर गलत बात करता है या गंदी बात करता है या आपके शरीर को बैड टच करता है या किसी गलत भाषा का भी इस्तेमाल करता है, तो घर में आप तुरंत बताएं, जिससे उनके खिलाफ जा कर के शिकायत
करी जा सके, कार्रवाई की जा सके। तो इससे क्या होता है, बच्चों में हिम्मत रहती है, वो अपनी बात आके बताते कि मम्मी आज मेरे साथ ऐसा हुआ। तो एक दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए बच्चों के साथ। और तरह तरह की चीज़ें हैं जिनसे शायद पेरेंट्स भी बड़े अनभिज्ञ रहते हैं जी। तो जैसे ऑनलाइन जो वीडियो गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहते हैं, जो मैसेजेस भेजते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जो बातें करते हैं, चाहे वो डराने धमकाने की बात हो या फिर कॉल्स की बात हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बारे में माता पिता को पूरी तरह से पता ही हो, लेकिन इस बारे में पता रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बात का जवाब देते देते सामने वाले की बातों में जब आ जाते हैं, यानी कि इसका असर जो होता है, जो आदतें होती हैं, वो स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ने लगता है। तो माता पिता से नज़रें बचाकर रहते हैं कि कहीं ऐसा कि मतलब कहीं मन नहीं लगता उनका, या फिर कुछ झूठ बोलना सीख जाते हैं, या माता पिता को अपने बच्चों पर पूरी नज़र मतलब इस तरह से रखनी चाहिए कि टीन एज में बच्चे स्वतंत्र निर्णय लेना पसंद करने लग जाते हैं, तो इस पर वो नज़र रखें। बिल्कुल। हाँ, तो सुनते भी नहीं बात ना, तो ऐसे में जो दोस्ताना व्यवहार है वो रखा जाए तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल। और साइबर बुलिंग बच्चों को दिन या रात किसी भी समय तंग करती है। इसके पीछे बाकायदा एक ग्रुप काम करता है संगीता जी, और वो जो बच्चों और युवाओं को गुमराह करता है। कभी कभी बच्चे क्या होता है, शर्म और बदनामी के डर से भी नहीं बताते हैं अपने घर वालों को बात, और जहाँ से हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, और अपने माता पिता को बताना चाहिए, बल्कि इन चीज़ों से दूरी बना के रखनी चाहिए। इसीलिए साइबर बुलिंग और स्कूल में हिंसा और बदमाशी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष नवंबर के पहले गुरुवार को मनाया जाता है। और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है, मनाते हैं। और इसको मनाने का यही संदेश होता है कि कैसे स्कूल में होने वाले हिंसात्मक व्यवहार को रोका जाए और बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के अधिकारों का सम्मान किया जाए। क्योंकि शिक्षा के मंदिर में देश की भावी पीढ़ी पढ़ने आती है, तो इस स्थान पर बच्चों को जो ज्ञान सिखाया जाता है, जो बातें, अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, वो शिक्षा, अच्छे संस्कार एक जो गुरु स्कूल में देता है, तो इस जगह की मर्यादा भी भंग ना होने पाए और शिक्षक इस पर बहुत ध्यान दें और इस तरह से स्कूल में ये बातें ना होने पाए। बिल्कुल। और साल 2020 में इस दिवस को पहली बार जब मनाया गया था, तो बुलिंग के खिलाफ स्कूल में एक साथ ये ऐसी बात कही गई थी, और पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस का यही विषय रखा गया था। और बच्चों पर इसका असर इतना बुरा पड़ता है कि उनके नंबर कम आने लग जाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य और हमेशा नकारात्मक विचारों से बच्चे घिर जाते हैं। इसीलिए इसमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी है। और बस अपने बच्चों से बच्चे जो है अपने माता पिता से प्रेम से जुड़े रहें, उनसे हर दिन की बातें अब बताएं, और स्कूल में क्या हुआ है, दोस्तों ने तंग तो नहीं किया, ये सारी बातें जो हैं पेरेंट्स को भी पूछनी चाहिए और बच्चों को भी बतानी चाहिए। और टीचर का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा है, इसकी भी जानकारी पेरेंट्स को रखनी चाहिए। और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उस बारे में भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फिर देखिए, फिर सब अच्छा ही अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होता है। और समा बदलने के लिए अलग सा गीत भी आ जाता है मन में कि चलो अच्छा कुछ ऐसा करते हैं, अलग संगीत सुनते हैं, है ना। संगीता जी, चलिए अब सबको लेकर चलते हैं पर्यटन, घुमाने फिराने, बहुत सारी बातें कर ली, अलग दुनिया में ले चलते हैं। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन ले चलेंगे। और हिल स्टेशन का नाम सुनते ही बड़ी ही खूबसूरत हरी भरी वादियों और पहाड़ों, झरनों से बहती कलकल जलधारा कल्पना में तैर जाती है ना। और उनमें से आती शीतल हवा का एहसास, बस घर बैठे ऐसा लगता है कि टिकट बुक कर लिया जाए, बैग पैक कर लें और चल पड़े किसी मनमोहक नज़ारों वाले हिल स्टेशन की ओर, है ना ठंड देखें, ना मौसम देखें। देखिए हमारे श्रोताओं को भी शीतलता का एहसास हो गया होगा कि संगीता और मंजरी दोनों बोल रही हैं, तो अब हिल स्टेशन की बातें करने वाली है। तो चलिए ले चलते हैं सभी को दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन, जो उड़ीसा में है। जो कहाँ पर है? उड़ीसा का हिल स्टेशन है। गर्मियों की जो छुट्टियां होती हैं वहाँ खासकर यहाँ बहुत से सैलानी आते हैं। अप्रैल का महीना यहाँ आने के लिए बहुत ख़ास होता है, क्योंकि 1 अप्रैल को उड़ीसा को राज्य के रूप में मान्यता मिली। इस दिन को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इस दिन यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और व्यंजनों का आनंद भी ले सकते हैं। फिर कीजिए यहाँ के आसपास के स्थलों की सैर।
तो फिर चलते हैं। दरिंगबाड़ी उड़ीसा के कंधमाल जिले में बसा हुआ है और यहाँ पर चीड़ के घने और देवदार के घने जो वृक्ष हैं वो बड़े, कहना चाहिए जंगल जैसा है पूरा, और चारों तरफ फैली हरियाली है। बस देखते ही बनता है जब इतने सुंदर सुंदर पेड़ देखते हैं। और यहाँ रास्तों पर मसालों के बड़े बड़े बागान देखने को मिलते, बड़ी ख़ास बात है। कॉफ़ी भी यहाँ पर खूब होती है। मौसम बेहद सुहावना होने की वजह से इसे उड़ीसा का कश्मीर भी कहा जाता है। क्या बात है। और हिल स्टेशन में प्राकृतिक छटा, शांत वातावरण और बहता वाटरफॉल, झरना, ये सब भी देखने को मिलता है। तो यहाँ देखें मधुबंडा और बांदगिया झरना, जिसका शीतल जल, उसकी फुहार तन मन को भिगो देती है। और जब झरने के करीब जाते हैं ना, तो जो पानी की फुहार हवा के द्वारा आती है बहती हुई, तो वो बड़ी अच्छी लगती है। जब मुंह पे टकराती है तो मज़ा आ जाता है। और वहाँ पर क्या देख सकते हैं? हाँ, पेड़ों की बहुत अलग अलग प्रजातियां हैं। खूबसूरत रंगों के फूल यहाँ की रौनक दुगनी कर देते हैं। और इसके बाद कहाँ चलना है? इसके बाद चलेंगे लवर्स पॉइंट। हाँ तो आप ले चलिए, हम चलते हैं पीछे पीछे आपके। तो लवर्स पॉइंट ख़ास एहसास से भरे लोगों के लिए है। ये शांति के कुछ पल यहाँ बिताना बहुत पसंद करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ की हरियाली, खूबसूरती प्यार भरे दिलों को बेहद भाती है। झील, झरने सुंदरता को बढ़ाते हैं। और किसी हिल स्टेशन में घूमें और वहाँ के अभ्यारण्य की सैर ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल है तो जंगली पशु भी, पक्षी भी वहाँ पर होंगे। और जिनको प्रकृति से प्यार है ना संगीता जी, या जानवरों से प्यार है, वे भला कैसे रुक सकते हैं? वो देखें ज़रूर। यहाँ पर बेलघर अभ्यारण्य है, उसको देखना ना भूलें, बहुत सुंदर है। और बेलघर उड़ीसा राज्य के फुलबनी शहर से लगभग 158 किलोमीटर दूर कंधमाल जिले में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जंगली हाथी, जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं, और हिरण है, स्तनपाई प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। प्रवासी पक्षियों का घर भी ये कहलाता है, क्योंकि बहुत दूर से आते हैं पक्षी। तो जब उनका पूरा झुंड एक तरह से फैल जाता है इस धरा पर, तो मज़ा बहुत आ जाता है। और सर्दियों में यहाँ बर्फबारी का मजा ले सकते हैं। कभी कभी तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ हिल व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरे हिल स्टेशन की सुंदरता देखी जा सकती है। और हवाई मार्ग से आने के लिए करीबी जो हवाई अड्डा है भुवनेश्वर, और यहाँ से कैब, टैक्सी भी ले सकते हैं। और पास का रेलवे स्टेशन है बहरामपुर। हाँ, बहरामपुर। यहाँ से भी टैक्सी करके हिल स्टेशन आप जा सकते हैं। तो ये 4 पहिए की गाड़ी जो टैक्सी थी, वो तो टकबक हम समझ गए थे कि आप मेरी खिंचाई करने वाले। देखिए, हमने तो भाई गाड़ी करी थी, लेकिन हमारे हीरो हीरोइन ने कुछ और कर लिया, तो हम क्या करें, हमारे श्रोता जानते हैं। है ना, उसी से जाना है जी। हाँ, तो देखिए, अब हम लोग बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं कॉफ़ी गार्डन, देखें ज़रूर आप यहाँ पर दरिंगबाड़ी में। और नेचुरल पार्क और बटरफ्लाई पार्क भी यहाँ पर देखिए, बहुत सुंदर सुंदर तितलियाँ मिलेंगी आपको। और बहेंदगिरी जो घने जंगलों, पहाड़ों से घिरा है, यहाँ कई प्रजातियाँ आप देख सकती हैं, यानी पर्वत पर, पहाड़ी पर जाके आप नज़ारे देख सकती हैं। और यहाँ से नीले समुद्र की जलधारा देखने की छटा को निहार सकते हैं, आंखों में बसा सकते हैं। कैमरे तो आप ले ही जाएंगे, तो फोटोग्राफी तो आप करने ही वाले हैं, है ना। तो इसके बाद यहाँ पर देख लें आप ताता पानी, जो समुद्र तल से 1800 फीट की ऊंचाई पर स्थित ताता पानी अपने हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए जाना जाता है। और इसके पानी में सल्फर का प्रतिशत बहुत ज़्यादा होता है, कई रोग ठीक होते हैं। गर्म पानी का ये अच्छा स्रोत है, तो यहाँ पर भाई सब लोग इसके लिए ज़रूर जाते हैं, कि अपने रोगों को ठीक करने के लिए भी जाते हैं। और इसके साथ आगे क्या देखेंगे? हाँ, देंगनाल, ये भी एक जगह है यहाँ की, जहाँ देवी देवताओं के मंदिर हैं। और कपिलश मंदिर जो है यहाँ का प्रसिद्ध है, जिसे प्राचीन कलिंग वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया है। और यहाँ से सनसेट पॉइंट से सूर्यास्त का दृश्य भी लुभाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे डूबते समय में बादल जो हैं तितर बितर हो गए हैं, और सूरज पहाड़ियों के पीछे जा छुपा है। आसमान में सूर्यास्त के बाद का नज़ारा रंगों से भरा होता है, और बेहद सुकून भरा शांत माहौल। और धीरे धीरे रात की चादर फैलने लग जाती है, और पहाड़ों पर बढ़ती धुंध चोटियाँ स्याह सी हो जाती है। यानी नज़ारा बहुत बेहद खूबसूरत होता है। इतनी भूमिका हमने इसलिए बना दी कि हमारे सभी भाई लोग, बहन लोग जाएं देखने, रात के नज़ारे देखें। जी जी जी। तो रात अगर साफ रही तो यहाँ पर सप्तर्षि सहित तारों का जो एक जाल है, चारों तरफ टिमटिमाते देखा जा सकता है, जो शहरों में बड़ी बड़ी इमारतों में कहीं गुम हो गए हैं। हमें फुर्सत ही नहीं चांद तारों को निहारने की, प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। दरिंगबाड़ी में चीड़ के पेड़ों की कतारें आकर्षित करती हैं। काले मुंह वाले लंगूर चीड़ के पत्तियों का स्वाद लेते भी दिख जाएंगे आपको। क्या बात है ना बड़े प्यारे से लगते हैं ना, शक्ल याद आ गई ना इनकी। और बस हमने बातों में हिल स्टेशन जाने की सारी बातें कर ली, भूमिका बना दी, और सभी लोग भाई अब जाने का मन बना लें।
तो संगीता जी, वो दिन याद करो में हम बात करने वाले हैं जब ट्रेन छूट गई। और जब सफ़र करने की बात आती है, कहीं भी घूमने का मन करता है ना, तो बस ट्रेन का ही ख्याल आता है कि उसी में बैठ के जाएंगे, आराम से खाते पीते, गर्मा गर्म चाय पीते हुए, नज़ारे देखते हुए चले जाएंगे, और जो कुछ चीज़ें आएंगी वहाँ पर वो सब खरीदेंगे, उसका मज़ा लेंगे। लेकिन मज़ा तभी ले सकते हैं ना जब आप ट्रेन सही टाइम पे पकड़ लें। ट्रेन सही टाइम पे पकड़ लें और पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि चलती हुई ट्रेन को पकड़ने से भी आप हादसे का शिकार हो सकते हैं। और हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत प्यारे प्यारे से संदेश भेजे, तो क्यों ना संदेश से शुरुआत कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। लिखते हैं कि ट्रेन में यात्राएं तो बचपन से बहुत की हैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी ट्रेन छूट गई, क्योंकि हमारे पापा भी समय के बड़े पाबंद थे और हम भी समय के बड़े पाबंद हैं। ट्रेन आने से पूर्व ही स्टेशन पर पहुंच जाते, तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। बहुत अच्छी बात लिखी, ऐसा ही करना चाहिए, है ना। अगला संदेश क्या है? एक और संदेश है कि आज के सभी विषयों पर मेरी जानकारी कम है, और अगर गाड़ी छूटने की बात करें तो आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया कि मेरी गाड़ी छूट गई हो, बल्कि हमेशा ऐसा होता है कि मुझे ही गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन गाड़ी छूटने से कम आधा घंटा पहले ही पहुंच जाता हूं, और संयोग से उसी दिन गाड़ी लेट भी हो जाती है। क्या बात है। ये तो बहुत ही अच्छा है ना। और अगले श्रोता लिखते हैं कि वो दिन याद करो जब गाड़ी छूटी। एक बार मेरे माता पिता मुझे इलाज के लिए कहीं ले जा रहे थे, पर वो गलती से किसी और गाड़ी में चढ़ गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये हमारी गाड़ी नहीं है। हर बड़ाहट के कारण बस गाड़ी में चढ़ गए और उनकी दूसरी गाड़ी तो छूट गई, लेकिन अब वो कहाँ रहते, वो गाड़ी को गया जाना था। हाँ। तो एक दिन गया में रहकर उनसे कुछ रिश्तेदार वहाँ रहते थे, तो दूसरे दिन मुझे इलाज को लेकर गए जहाँ उन्हें जाना था। ये सारे किस्से हमेशा याद रह जाते हैं, और उन्होंने अपनी हर बात के कारण परिवार वालों से काफ़ी डांट भी खाई। यानी इस तरह की हादसे होते थे कि ट्रेन दूसरी पकड़ ली, है ना। तो एक संदेश में लिखते हैं कि मेरे बच्चे जब भी नानी के घर जाते तो वहाँ से वापस आने का नाम ही नहीं लेते थे, और मेरे भाई के बच्चे जो बोलते हैं बुआ आज रह जाओ, और फिर एक बार हम घर से निकले तो हमारी गाड़ी छूट गई, रात को पकड़नी को हो गई थी। हम वापस आ गए तो सारे बच्चे और मम्मी पापा सब खुश हो गए। फिर जब भी हम मायके से वापस आते तो बेटा बोलता मम्मा आज भी गाड़ी ना मिले तो मज़ा ही आ जाए। वो क्या दिन थे। लेकिन इस बाबत एक बहुत सावधानी वाली बात है मंजरी, कि जो रात होती है ना तो 12 बजे से फिर वो दूसरा दिन भी लग जाता है। तो जब गाड़ी आपको पकड़नी हो तो बहुत सावधान रहें। वो टाइमिंग का बहुत देखना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ भी हमारे साथ भी है कि अगले दिन की गाड़ी पकड़ने पहुंच गए, टिकट के यात्रा खराब हो गई। तो इस तरह की अगर रात की गाड़ी है तो उस पर आप तारीख और समय इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो वो कैंसिल हो जाता है बिल्कुल। और तो देखिए अब बिल्कुल गाड़ी हम छोड़ेंगे नहीं, गाड़ी चल पड़ी और हम भी चल पड़ते। तो सभी सखियों और श्रोता भाइयों से लेते हैं विदा। सभी को मंजरी वर्मा का और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।